हेलो स्टूडेंट्स, सर्विस टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में सर्विस वाला जो पोर्शन है वो हम पढ़ रहे हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तो उसके लिए हमने दो पढ़े थे, एक तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। हमने कल तक दो सर्विसेज के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका, दो हमने पढ़े थे, एक तो चैरिटेबल रिलीजियस और एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। उसमें मैंने आपको एक लास्ट क्लास में पॉइंट बताया था कि ये पढ़ के देख लेना कौन कौन सा पल्सेस वाला, टी कॉफी वाला और जैगरी वाला, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं पेज नंबर 4.19 स्टडी मटेरियल में एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशन सर्विस के बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड 66 नंबर एंट्री है। अब यहां पे आप एक काम, ये तो बेयर एक दिया हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जिस तरह से आप यहां पर लिखना है सी समरी ऑन पेज नंबर 4.28। यहां से पढ़ेंगे तो भी आ जाएगा समझ में, लेकिन यहां से ज्यादा अच्छा जो दे रखा है वो 4.28 पे दिया। मैंने कहा था ना, कहीं बेयर एक अच्छा है, कहीं एनालिसिस अच्छा है, कहीं समरी अच्छी है। और एक बात बता दूं कि वे पढ़ा आगे से रहा हूं, लेकिन सही बताऊं तो आपको जो एग्जाम टाइम पर अभी रिवाइज और याद रखना चाहिए वो इस चैप्टर के एंड में आप देखो, हर एक में जीएसटी में हर जगह ऐसा करा उन्होंने, पूरा चैप्टर एंड होने के बाद उस चैप्टर का रिवीजन करवाया। तो वो जो लास्ट में रिवीजन के लिए आपको फिर से एक टेबल फॉर्मेट में सारी सर्विसेज दी, बहुत अच्छे तरीके से वो समरी फॉर्म में दी, सारी बात लिखते हो, वहां पढ़ के देखना, वहां से याद होगा बहुत अच्छे से। इतना सारा लोड अगर आप नहीं लेना चाहते हो कि इतनी सारी बातें कैसे याद रखेंगे, तो बहुत अच्छी समरी दे रखी है। लेकिन अभी मैं उसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पहले डिटेल पढ़ा रहा हूं। तो फिलहाल इसकी समरी यहीं पे दे रखी है 4.28 पेज नंबर पर, पहले वहां चले, ठीक है। देखिए पेज नंबर 4.27 से स्टार्ट हुआ है, आधा पैराग्राफ ऊपर है, आधा 28 पर है। तो पहले 27 पे चलते हैं। आप यहां राइट लगाएंगे, नीचे एक टेबल दिख रही होगी, एग्जम्पशंस अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट सर्विसेज। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनपुट यानी किससे सर्विस ले, तो जैसे हो सकता है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस, वो खुद के नहीं, किसी और को हायर किया, किसी ट्रेवल एजेंसी को हायर किया, तो सर्विस ली। एजुकेशन दे रहे हैं, सर्विस दी। तो आउटपुट सर्विस एंड इनपुट सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहां से क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो तीन टाइप के इंस्टीट्यूशन की बात करो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। तो प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी एंड 12th तक की, ये प्योर स्कूल की बात हो गई अपनी। दूसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें हमारा आईसीआई, आपको आईसीआई करस्पॉन्डेंस कोर्स करवा रहा है, और साथ में वो आईटीडी ट्रेनिंग देगा भी, आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी लेना है इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के बाद, और फिर एक बार फाइनल में के टाइम पे फिर से होगी एडवांस आईटीडी। तो ये भी क्या है, पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री। ये जो सीए की डिग्री है उसके करिकुलम का पार्ट है ना, उसको करना कंपलसरी है, उसके बिना आपको आगे सीए की डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहां पर आपके सारे कॉलेजेस और सारे डिग्री हो आ गए, बीकॉम एमकॉम, ये वो सब सारे जो रिकॉग्नाइज यूजीसी से जो रिकॉग्नाइज डिग्रीज होती है वो सब। और तीसरा होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अप्रूव्ड वर्ड पर वोकेशनल कोर्सेस होते हैं। आईटीआई का नाम सुना होगा आपने, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हर जिले में होता है लगभग, अपने उज्जैन में भी है गवर्नमेंट की तरफ से। वहां पर किसी को इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है, किसी को फिटर का काम सिखाया जाता है, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर डेटा एंट्री का काम सिखाया जाता है, महिलाओं को सिलाई का काम सिखाया जाता है। ऐसे ये वोकेशनल कोर्सेज कहलाते हैं। इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं वो वोकेशनल, यानी आपकी जीवन यापन करने के लिए जो बड़ी डिग्री नहीं ले पा रहे हैं, वो छोटे मोटे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, उनके लिए अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो तीन तरह के एजुकेशन बताए उन्होंने, पहले में स्कूल आ गए, दूसरे में कॉलेजेस वगैरह आ गए, और तीसरे वाले में वोकेशनल आ गए। एग्जेम्प्ट इनपुट सर्विस, अब आप देखें क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पे,
एग्जेम्प्ट इनपुट सर्विस, इनपुट मतलब लेना, ये इंस्टीट्यूट किसी से सर्विस ले रहे हैं तो स्कूल के लिए, प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो इन्होंने अगर बस खुद की नहीं रख रखी, किसी से हायर की, कोई ट्रेवल एजेंसी से, तो वो ट्रेवल एजेंसी इनको सर्विस दे रही, इनके स्टूडेंट्स, इनकी फैकल्टी, इनके स्टाफ को लाने ले जाने का काम कर रही है, तो ये एग्जेम्प्टेड है। केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो कई जगह चल रहा है मिड डे मील वाला कंसेप्ट, एक टाइम का खाना बच्चों को वहीं खिलाया जाता है स्कूल में। तो जो केटरर ये केटरिंग सर्विसेज दे रहा है इन स्कूल को, वो भी एक्सेप्टेड है, कोई जीएसटी उस पर नहीं है। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विस परफॉर्म इन सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो अगर पूरे स्कूल की साफ सफाई, क्लीनिंग वगैरह, हाउस कीपिंग का काम आपने आउटसोर्स कर रखा है, तो वो जो क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक्सेप्टेड है। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, ये भी इनपुट सर्विस, यानी आपके यहाँ एडमिशन करवाने के लिए वो आपने को एक एजेंसी हायर की, वो आपके यहाँ स्कूल में एडमिशन करवाती है, तो ये एडमिशन या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, ये सर्विस भी एक्सेप्टेड। तो स्कूल के लिए इतनी सारी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड, आप देखो जो स्कूल वाले ले रहे हैं किसी से, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, केटरिंग सर्विसेज, मिड डे मील सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विस, पूरे स्कूल की सिक्योरिटी आपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए आउटसोर्स कर दी, कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, कई कंपनी ऐसी है जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है, तो स्कूल ने अपने पास कोई एम्प्लॉय नहीं रखा सिक्योरिटी के लिए, अपना खुद का कोई एम्प्लॉय नहीं, उन्होंने पूरा आउटसोर्स कर दिया, तो वो सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो एजेंसी, एग्जेम्प्टेड। हाउस कीपिंग, क्लीनिंग वगैरह वगैरह। चलिए कॉलेज की ओर जाते हैं, जो अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन देते हैं, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन देते हैं, उसमें क्या है, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल प्रिंटिंग, बस दो। यानी ये लोग, यानी कॉलेज वाले अगर किसी से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले, जैसे उज्जैन में जो कॉलेज है, तो कॉलेज वाले अगर अपने स्टूडेंट को या स्टाफ को या फैकल्टी को ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हैं, इनपुट टैक्सेबल, केटरिंग टैक्सेबल, दिख रहा है आपको। आप कंपेयर करो कितनी अच्छी टेबल दे रखी, वहां से नहीं आता बिहार समझ के, पढ़ के देख लेना। तो यहां एग्जाम्प्ट सिर्फ कौन कौन सी है, सिर्फ दो चीज एग्जाम्प्टेड है। कौन सी वाली, एक तो एडमिशन, यानी कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए भी कुछ एजेंसीज होती है, तो ये एडमिशन या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, ये एग्जाम्प्टेड। और ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियडिकल, यानी कोई इंस्टीट्यूशन इन कॉलेजेस को ऑनलाइन जर्नल प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन बुक प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने स्टूडेंट को हमारी ये वाली बुक पढ़ा है, हमारा ये जर्नल पढ़ा है, तो वो जो जर्नल सर्विसेज है वो एग्जेम्प्टेड है। तो दो ही एग्जेम्प्ट है पास, बाकी टैक्सेबल। और तीसरा वोकेशनल में सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन कंडक्ट एग्जाम, बस एक ही, कितना अच्छे से दिया हुआ, आप देखो कंपेरिजन। तो यानी आप स्कूल में खास तौर से याद रखोगे कि ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, मिड डे मील, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, ये तीन सिर्फ स्कूल में एग्जाम्प्ट है, बाकी तीनों में देखो ध्यान से टैक्सेबल है। और चौथा पॉइंट जो है, वो चौथा पॉइंट तीनों में आप देखोगे तो एग्जाम दिख रहा है। ये तो हुई लेने की बात। अब प्रोवाइड करने की बात है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब आउटपुट सर्विस की बात करें, ये थी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर एजेंसीज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, है ना। तो अब हम बातें करते हैं आउटपुट सर्विस की। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, यानी कि एजुकेशन सर्विस, पढ़ाने की सर्विस। और ये तीनों कॉलम में दे रखी है, आप देखो, इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट है तीनों के लिए, यानी स्कूल वालों के लिए भी एग्जेम्प्टेड है, कॉलेज वालों के लिए भी एग्जेम्प्टेड है, और वोकेशनल के लिए भी। वोकेशनल वाले भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कॉलेज वाले भी कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने स्टूडेंट को पढ़ा है, अपने फैकल्टी को ट्रेनिंग दे, अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग देते हैं, वो एग्जेम्प्टेड है। और दूसरा, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे JEE की, या हमारे फाउंडेशन की ले लो, हमारे फाउंडेशन की एग्जाम कहां पर होती है, GDC में, कॉलेज में, ये एंट्रेंस एग्जाम है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कंसिडरेशन वो लेंगे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने जगह दी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो एग्जेम्प्टेड।
लिखा है एंट्रेंस एग्जाम का है सिर्फ, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारे इंटरमीडिएट फाइनल के एग्जाम है वो सब भी एग्जाम होती है, बट इन्होंने ऐसा ही लिखा हुआ है। तो सर्विसेज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट टू स्टाफ एंड फैकल्टीज। अच्छा, मैंने कहा हमेशा लॉ में जो लिखा हो पढ़ो, नहीं लिखा हो जरूर पढ़ो। यहां इन्होंने लिखा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पे सर्कल बना लिया आपने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, और आगे लिख लो। इन्होंने तो इतना लिखा कि ये सर्विस दे, कौन सी क्या लिखा, क्या एजुकेशन सर्विस दे तो भी। मान लो ये खुद ही केटरिंग, खुद ही इन्होंने मेस बना रखी, खुद ही खाना बनवा के खिलाते हैं अपने स्टूडेंट को, अपने स्टाफ को, खुद की बस है, खुद ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये तो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट टू स्टाफ हुआ ना, खुद ही दे रहे हैं तो खुद तो फिर एग्जेम्प्टेड, फिर कॉलेज वालों के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं? ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में किसी और से ले रहे थे तो टैक्सेबल था कॉलेज और वोकेशनल के लिए, और स्कूल के लिए एग्जाम था, और यहां तो खुद दे रहे हैं। तो आप यहां लिख लो टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ इंक्लूडिंग एजुकेशन, केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मिड डे मील, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, सब लिख लो आर एग्जेम्प्ट। तो कॉलेज वाले भी खुद ही हाउसकीपिंग करवाते हैं, खुद ही क्लीनिंग करवाते हैं, खुद ही मिड डे मील, खुद ही केटरिंग करवाते हैं, खुद ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन। तो इन्हें खुद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद करोगे तो स्कूल वालों के लिए भी, कॉलेज वालों के लिए भी, वोकेशनल सबके लिए एग्जेम्प्ट। लेकिन किसी और से करवाओगे तो सिर्फ किसके लिए, स्कूल वालों के लिए एग्जेम्प्टेड है, प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी। ये मेन आपको इस टेबल में कंपैरिजन, इतने अच्छे टेबल दे रखी है कि यहीं से आपको कंपैरिजन कर पाओगे। अब हम ऊपर भी चलते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो 4.20 पर एनालिसिस से पढ़ते हैं। बेयर एक्ट से जिसको पढ़ना, अदरवाइज कट कर देना, क्योंकि उस टेबल से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप बेयर एक्ट पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कि ज्यादा अच्छा क्या था। एनालिसिस में भी मैं बताते जाता हूं, वो कट करते जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 एनालिसिस में 4.20 पे पहला पैराग्राफ जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये तो कट कर देंगे। उसके आगे 4.20 तो पूरे ही कट कर देना। 4.21 से पढ़ते हैं। 4.21 पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर्ड लिखा हुआ है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से आते हैं, मींस नंबर 1 लिखा है प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी। फिर लिखा हुआ है एजुकेशन इज पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और तीसरा अप्रूव्ड वोकेशनल। तो वही बात मैंने समरी में बता दी आपको, ठीक है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक। एक तो ये आप ब्रैकेट बना के याद रख लेंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे फिर एक टेबल दिखेगी इसी पेज पर आपको। अगेन फिर से उसी बात को फिर समझाया, जिसे लिखा हुआ कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्सेज बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस कवर्ड बाय क्लॉज 2 यस, राइट लगा हुआ है। दोस कोर्सेज लीड टू ग्रांट क्वालिफिकेशन। तो जितने भी कॉलेज, इसलिए मैंने कहा कि जो रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन मतलब ये बीकॉम वगैरह, बीएससी, इन सब की डिग्री, तो ये कॉलेजेस इसमें आते हैं। लेकिन क्या ट्रेनिंग बाय प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ग्लोबस एकेडमी, क्या इसमें आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए ये टेबल में इस तरह से दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, तो इसको भी आप कट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात ऊपर ही क्लियर थी हमारी। हम प्राइवेट कोचिंग की तो वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तो वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे स्कूल की, और स्कूल बिना एफिलिएशन के चलते नहीं है। और कॉलेजेस की बात कर रहे थे, कॉलेजेस भी कौन से, जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दे, है ना। रिकॉग्नाइज मतलब बाय लॉ, जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और वोकेशनल कोर्सेज पे अप्रूव्ड वर्ड लिखा था, तो बातें वही क्लियर थी। इसलिए आप बार बार भी पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये कट कर देंगे। यानी इस पेज से हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन मिली बस, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। 4.21 पर 4.20 पूरा कट करोगे, 4.21 पे सिर्फ इतना सा याद रखोगे, बाकी कट कर दोगे। 4.22 पर देखते हैं। वोकेशनल कोर्सेस में मैंने बताई दिया आपको, आईटीआई वगैरह के आते हैं, ठीक है। तो ये भी कट कर दें, कोई काम के नहीं। तो अब बाकी सब कट करते हुए सीधे आप आ जाएं, क्योंकि सब बातें वही लिखी हुई है, और जिसका मन नहीं मान रहा हो वो पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी बात। 4.24 पेज नंबर पे बोर्डिंग स्कूल की बात करते हैं। प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ एजुकेशन कपल्ड विद अदर सर्विसेज लाइक प्रोवाइडिंग ड्वेलिंग यूनिट फॉर रेसिडेंस एंड फूड। दिस मे बी केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई if the charges for education and lodging and boarding are inseparable. Their taxability will be determined in terms of the principle laid down in section 2 section 30.
Such services in case of boarding school are naturally bundled and supply in ordinary course of business. Therefore, the bundle of service will be treated as consisting entirely of principal supply, which means the service which form the predominant element of such a bundle. मतलब ये कहने का मतलब, इतनी बार बात समझा दी मैंने आपको कि बंडल सर्विस मतलब ये होता है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब मोर देन वन सर्विसेज प्रोवाइडेड टुगेदर, एक साथ दो सर्विस या दो से ज्यादा सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। जैसे अगर आपका बोर्डिंग हाउस है, बोर्डिंग स्कूल है, तो वहां पर मेन एजुकेशन है, लेकिन बच्चे एजुकेशन लेने के लिए आते हैं तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, तो इसलिए वहीं रहने की व्यवस्था कर दी, यानी उनको ड्वेलिंग यूनिट दे दी रेसिडेंशियल, और वहीं पर उनके फूड की व्यवस्था भी कर दी। तो प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? प्रिंसिपल बिजनेस उनका ड्वेलिंग यूनिट यानी हॉस्टल चलाना है या एजुकेशन देना है? एजुकेशन देना मेन है उनके लिए। तो प्रीडोमिनेंट नेचर क्या हुआ? एजुकेशन। तो बंडल्ड सर्विस जब भी होती है, कंपोजिट सर्विस जब भी होती है, तो आप उनमें उस चीज को देखोगे जिसका मेन नेचर है। तो मेन नेचर एजुकेशन है, और एजुकेशन सर्विसेज क्या होती है? एग्जाम्प्टेड है बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में वो बोर्डिंग यानी वो रहने की व्यवस्था करना, वो फूड, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो थर्ड पैराग्राफ में इस बात को क्लियर लिखा है, इन दिस केस सिंस द प्रीडोमिनेंट नेचर इज डिटरमाइंड बाय सर्विसेज ऑफ एजुकेशन, the other service of providing residential dwelling will not be considered for the purpose of determining the tax liability, and in this case the entire consideration will be exempt। पूरा का पूरा कंसिडरेशन एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज प्रीडोमिनेंट नेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रीडोमिनेंट नेचर जो है वो है एजुकेशन, और सपोर्टिंग में क्या है? सपोर्टिंग में रेसिडेंशियल और फूड है। इस कारण से ये पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्टेड, बोर्डिंग स्कूल्स के लिए खास तौर से। We have already seen that institution providing services by way of education is part of curriculum वगैरह वगैरह, इसमें भी वही वाली बातें लिखी हुई है। तो ये तो बंद कर, ये तो आप क्लोज कर देना, डिलीट कर देना इसको। तो 4.25 पेज नंबर पर IIM के बारे में लिखा, विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 जनवरी 2018 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट केम इनटू फोर्स। अब ये पूरा पैराग्राफ इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन आप समझो ये मॉड्यूल जो बनाया ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप बनाया है कि आपको समझाने के लिए ऐसा हुआ था, वो हुआ था, कहानी भी सुनाते कई बार। ये अल्टीमेट क्या हुआ ये देखते हैं। अल्टीमेट ये हुआ है, आप 4.26 पैराग्राफ पर आए, क्या लिखा हुआ है? कई तरह का कोर्सेज प्रोवाइड करता है आजकल IIM, शॉर्ट टर्म भी करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज भी करता है। तो क्या लिखा हुआ आखिरी बुलेट देखेंगे आप, 4.25 का आखिरी बुलेट जो 4.26 तक चलेगा। तो 4.25 का आखिरी बुलेट है, IIM आल्सो प्रोवाइड वेरियस शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स लेस देन 1 ईयर फॉर विच दे अवार्ड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। डिग्री नहीं देते लेकिन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं टू द एग्जीक्यूटिव्स प्रोफेशनल्स एज दे आर कंसिडर्ड एज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेट प्रोग्राम। These participation certificates are not any qualification recognized by law. Such participants are also not considered as a student for IIM. Services provided by IIM as an educational institution to such participant is not exempt from GST. Such short duration executive programs attract standard rate 18%. तो याद ये रखना, मतलब IIM जो डिग्री कोर्स प्रोवाइड करता है, डिग्री देता है BBA MBA की, ठीक है, वो सब हम एग्जाम मानेंगे क्योंकि वो तो सर्विसेज में आता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो आप बस ये याद रखें, कोई सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल वाले अलग हो गए, रिकॉग्नाइज डिग्री वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है, वोकेशनल अलग हो गया, बस बात घूम फिर के तीन ही आएगी। और आजकल IIM छोटे छोटे, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में सेमिनार नहीं होते, तो सेमिनार में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, सपोज ट्रेनिंग हुई, तो IIM ने ट्रेनिंग ली, IIM की ट्रेनिंग के लिए तो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो ऑलरेडी जॉब पे वो भी आते हैं, जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव है, बड़े बड़े पोस्ट पे कंपनी में वो भी आते हैं, ताकि मोटिवेशनल कोर्सेस होते हैं, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने, उसके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो कोई डिग्री नहीं है, वो कोई रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं है इस कारण से, और वो किसी डिग्री का पार्ट भी नहीं। हमारा इंस्टीट्यूट IIT की ट्रेनिंग देता है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता है, वो आपके कैरिकुलम का पार्ट है, इसलिए वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर IIM कोई सिंपल शॉर्ट ड्यूरेशन सेमिनार ऑर्गेनाइज करे, पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दे, तो सर्टिफिकेट है वो, नॉट डिग्री, इसलिए वो टैक्सेबल है। तो अल्टीमेट इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये याद रखना है, ठीक है। सप्लाई ऑफ फूड इन मेस एंड कैंटीन, ये बात आप यहां से पढ़ने से अच्छा अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद अगर मेस में खाना बनवाता है तो एग्जाम है ही सी, वो तो स्कूल के लिए एग्जाम है, कॉलेज के लिए भी और वोकेशनल के लिए। लेकिन अगर आउटसोर्स करता है तो स्कूल के लिए एग्जाम है और बाकी दो के लिए क्या है, टैक्सेबल। यही बात यहां पर लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ के देख लेना। ठीक है, क्या लिखा है 3 बुलेट में से सेकंड बुलेट में, इफ कैटरिंग सर्विसेज इज वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ and the said education institution is covered by the definition of education institution as given above, then the same is exempt। तो by institution है तो exempt। और नीचे लिखा है if catering service supply of food drink in the mess canteen is provided by any other person other than education, that is the outsource the catering activity is to outside a contractor, then it is supply of service to concerned education institution by such outside caterer and attract GST। अब अट्रैक्ट जीएसटी के वहां फिर उन्होंने स्टार बना दिया, क्या इट मे बी नोटेड दैट द सेड सर्विस व्हेन प्रोवाइड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री एजुकेशन टू हायर सेकेंडरी आर एक्सेप्ट। तो यहाँ ऐसे दिया हुआ, आप समझो। और ये सारी बातें वहां टेबल में कितने अच्छे से दे रखी है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये सब कट करने लायक चीजें। एक आईआईएम की बात पढ़ी हमने, एक ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी, बस उसके बाद आगे भी एक और है फीस चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। कैंपस इंटरव्यू होता आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में टीसीएस और ये सब कंपनी आई, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको लास्ट सेम में कैंपस इंटरव्यू से ले गए, मतलब उन्होंने हायर कर लिया, तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर बने। तो जानबूझ के सब इंजीनियरिंग कॉलेज कंपनीज को बुलवाते हैं। तो क्या लिखा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एज आईआईटी, आईआईएम चार्ज फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। जब कोई एम्प्लॉयर आईआईएम में जाता है तो उनसे फीस लेते हैं ये लोग, ये ऐसे किसी कंपनी को थोड़ी ना लेते हैं, हमारे स्टूडेंट को ऐसे कैसे ले जाओगे। तो ये फीस चार्ज करते हैं, अपना इंस्टीट्यूट भी चार्ज करता है जब कैंपस इंटरव्यू होता है। लाइक कॉर्पोरेट हाउसेस, एमएनसीज हु केम टू द इंस्टीट्यूट फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स through campus interview in relation to campus recruitment, such service shall also be liable to tax। क्योंकि ये सर्विसेज टू स्टूडेंट थोड़ी ना हुई, ये क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है, अपने फैकल्टी को दे रहा है, अपने स्टाफ को दे रहा है क्या, नहीं, किसी थर्ड पार्टी को दे। तो ध्यान रखना, 3 ही वर्ड अपन ने पढ़े थे, सर्विसेज टू स्टूडेंट्स, टू फैकल्टी एंड टू स्टाफ। इनपुट सर्विस वाला तो पूरा कट वहीं से पढ़ लिया हमने इनपुट सर्विस के बारे में। तो मेरा फिर कहना है आपसे कि आप इस पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ डायरेक्ट 4.28 याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छे से दिया बात। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज बड़ी अच्छी, नंबर 1 लिखा है वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल। तो सारे जानवरों के डॉक्टर, उनका हॉस्पिटल, उनका इलाज, सब मेडिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, इस तो वो भी एग्जाम्प्ट। अब इंसानों की बात करें तो सर्विसेज बाय हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, सब आ गए इसमें, बड़ा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह वगैरह, है ना, पैथोलॉजी लैब वगैरह, ये जो चेक वगैरह करते हैं, ये सब भी आ गए। अथॉराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, सारे डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठते हैं, वो भी पैरामेडिक्स। और एक और दिया प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, मींस एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस कोई भी चलाए, देखो यहाँ लिखा नहीं है कि एम्बुलेंस अदर देन स्पेसिफाइड इन ए अबव, इसका मतलब ऊपर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, अगर हॉस्पिटल में तो एम्बुलेंस है, वो तो है एग्जाम, वो तो ऊपर वाले में आ गया। सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो ये तो उसी में आ गया ना। लेकिन आप और हम जिसके कोई हॉस्पिटल नहीं, जिसका हम कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन हम भी अगर चाहते हैं कि एम्बुलेंस लगाए, तो हम अगर एम्बुलेंस लगाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट के लिए, तो ये भी एग्जेम्प्टेड होगा। और तीसरा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल समझो, अंडरलाइन करो। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी नाभि में से एक सेल कट करके और उसको प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है कई सालों तक। ऐसा माना जाता है कि जब भी उस बच्चे को मान लो इन फ्यूचर कभी कोई बड़ी बीमारी हुई, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, इलाज अगर हो सकता है तो उस स्टेम सेल से हो सकता है। तो इसके अच्छे खासे बैंक बन गए आजकल ये नया स्टेम सेल प्रिजर्व करने का कंसेप्ट। तो वो जो बैंक वाले हैं, वो जो प्रिजर्व करके रखेंगे, वो सर्विस दे रहे हैं प्रिजर्वेशन, कई साल तक, 20-20, 40 साल तक वो संभाल के रखेंगे, पैसा ले रहे हैं उसके बदले में। तो ये सर्विसेज भी मेडिकल सर्विसेज में आएगी, इसलिए ये भी एग्जेम्प्टेड रहेगी। अब एनालिसिस में ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। जिसे नीचे हेल्थ केयर सर्विसेज में लिखा है नंबर 1, तो डार्क लेटर में क्या लिखा है अंडरलाइन करके, एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
तो इंडिया में रिकॉग्नाइज सिस्टम मेडिसिन जो है एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योगा, यूनानी, बहुत सारे तरीके से इलाज होता है, नेचुरोपैथी, तो वो सब रिकॉग्नाइज सिस्टम से अगर इलाज होता है तो इलाज किसी भी सिस्टम से हो वो हेल्थ केयर सर्विस कहलाएगा। एक्सेप्ट। दूसरे में लिखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ये बता चुका हूं। तीसरा ध्यान से देखो, इस पे स्टार होना, तो नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। आपको झुर्रियां हो गई चेहरे पे, इसलिए आप चले गए झुर्रियां मिटाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने, तो ये कोई मेडिकल सर्विसेज नहीं। हेयर प्लांट बाला मूवी देखी ना, तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, ये इसमें नहीं आता। लेकिन एक और बात है, ये एक्सेप्शंस लिखा हुआ, एक्सेप्शन में ये लिखा हुआ कि अगर मान लो आप इतने ज्यादा एक्सीडेंट में या आग लगने से आपका चेहरा इतना झुलस गया था कि नेसेसरी पार्ट हो गया है, तो वरना आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी जब तक हम ये सर्जरी नहीं करेंगे, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी। जब ये इंपॉर्टेंट हो जाए तो ये हेल्थ केयर सर्विस में आएगा, तभी एक्सेप्टेड, तो इसलिए एक्सेप्शन दिया, वरना जनरली इट इज नॉट हेल्थ केयर सर्विस। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको ये सब नाम दिए, एलोपैथिक, योगा, नेचुरोपैथी वगैरह वगैरह, एक सिद्धा नाम से, हम नहीं जानते सिद्धा, लेकिन किसी स्टेट में चलता होगा, ठीक है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट वाला पार्ट पूरा कट कर दे, अथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर वाला पार्ट कट कर दे। फिर नेक्स्ट पेज पे 4.31 पे लिखा रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड इन पेशेंट इन हॉस्पिटल इज एक्सेप्ट, क्योंकि वो भी मेडिकल से रिलेटेड है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, टेक्नीशियंस, साइड में लिख लो एग्जेम्प्टेड, और एरो बना लो, नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, देखो डॉक्टर वगैरह फोटो भी बना हुआ है। वो ये है कि हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि किसी सीनियर डॉक्टर, अच्छे कंसल्टेंट से 10,000 रुपए, सॉरी, किसी कंसल्टेंट को बुलाते हैं, वो कंसल्टेंट, वो सीनियर डॉक्टर इस हॉस्पिटल का एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में नहीं बना है, उसको कोई सैलरी वैलरी नहीं मिल रही। हम भी उज्जैन में भी आप देख लेना, किसी भी हॉस्पिटल में आप किसी भी डॉक्टर को बुलवा सकते हो, उज्जैन के बड़े डॉक्टर, वो हॉस्पिटल वाले उसको कंसल्टेंसी फीस देंगे, तो वो डॉक्टर आपसे फीस नहीं लेंगे पेशेंट से, उनका कॉन्ट्रैक्ट आपसे नहीं, उनका किससे, हॉस्पिटल से। अब हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, पेशेंट से 10,000 चार्ज किया, उसमें से उस डॉक्टर को दे दिए 7,500, 2,500 खुद ने रिटेंशन रख लिया, खुद ने क्या रख लिया, नर्सिंग वर्सिंग, इतना इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इतने सारे साधन है, सिर्फ डॉक्टर को दे दिए। तो क्या पूरा एंटायर अमाउंट एग्जेम्प्ट होना चाहिए या फिर ये, तो पूरा एंटायर अमाउंट हेल्थ केयर सर्विस में दिया जाएगा, इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी एंड इंक्लूडिंग फीस पेड टू कंसल्टेंट, एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। इस एग्जांपल में आपको ये बात क्लियर होगी। फूड सप्लाई टू पेशेंट लिख लो वहां एग्जेम्प्ट, अंदर का कट कर दो, क्योंकि वो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। भाई हॉस्पिटल में रहेगा मरीज, तो मरीज का अलग से खाना आता है, एग्जेम्प्ट। अब आते हैं हम सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज टू गवर्नमेंट भी पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके, लेकिन सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, अभी सर्विस गवर्नमेंट दे रही है। क्या सर्विस दे रही है, ये रीड ऑनली, ये आईएमपी पार्ट नहीं है। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी, ये वर्ड बार बार मिलेगा, म्युनिसिपैलिटी बेटर, म्युनिसिपैलिटी आपके लिए वर्क कर रही है, पूरा उज्जैन में कहां तक नगर निगम सीमा है ना, कहाँ क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ रोड बनना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए, ये सब करती है ना वो, ये भी सर्विसेज दे रही है। दूसरा है 5वें नंबर पर पंचायत, उस पर डलेंगे, तो सारे पंचायत के फंक्शन तो वो गांव को संभालती है, मैनेजमेंट करती है, ये भी गवर्नमेंट ही तो है, लोकल गवर्नमेंट है, तो ये एग्जेम्प्टेड। हमें पढ़ना है 6 पॉइंट बस। सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटीज, एक्सक्लूडिंग द फॉरेन सर्विस, एक्सक्लूडिंग द लोकल बना देना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सर्विस देती है, स्टेट गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है, सर्विस दे ही रही है ना, गवर्नमेंट पूरा मैनेजमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को मैनेज कर रही है, उनसे संबंध बनाती है, फॉरेन जाती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन वो सर्विस एग्जेम्प्टेड है। क्या टैक्सेबल है, क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये टैक्सेबल है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज, देन इट इज टैक्सेबल। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ, आप 4 बात याद रखोगे, स्पीड पोस्ट, आपको भी जाना है स्पीड पोस्ट करवाने, उसको स्लिप मिलती है, उस स्लिप में जीएसटी लिखा होगा, वो टैक्सेबल, भले 50 रुपए की स्लिप हो, अमाउंट से मतलब नहीं। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, और एजेंसी सर्विसेज। तो कई बार आपने देखा होगा कि टेलीफोन के बिल आप पोस्ट ऑफिस में भर सकते हो, तो
पोस्टल्स वाले क्या कर रहे हैं, एजेंसी का काम कर रहे हैं, वो आपसे पैसा कलेक्ट करके और पोस्ट टेलीफोन कंपनी जो भी बीएसएनएल वगैरह है उनको देते हैं, बीच में उनको कमीशन मिल जाएगा, तो एजेंसी वर्क भी करते हैं। प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, तो ये पोस्ट ऑफिस वाले पब्लिक को अगर ये सर्विसेज देते हैं तो ये टैक्सेबल है। प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, अगर ये पोस्ट ऑफिस वाले दूसरे पोस्ट ऑफिस वालों को सर्विस देते हैं, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देते हैं, तो एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। ठीक है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंट ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, ये भी टैक्सेबल है। टैक्सेबल है मतलब इंडिया में जितने भी पोर्ट बने हुए हैं ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं। किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथोराइज कर रखा कि इंडिगो की फ्लाइट भी वहां आएगी, स्पाइस जेट की भी वहां आएगी, ये सब चीजें। तो ये सर्विसेज दे रहे हैं ना, पोर्ट एंड वेसल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। जहाज वहां पर उस पोर्ट पर आएंगे, उस पोर्ट का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? तो मैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट बदले में पैसा लेती, तो उस पैसे पे जीएसटी लगेगा। ट्रांसपोर्ट गुड्स और पैसेंजर, रेलगाड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी बस चलती है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, यानी इस पर भी टैक्स लगेगा, ये भी जीएसटी में आएगा, लेकिन इसके लिए अलग से एंट्री है, अलग से। तो वहां कितने पे लगेगा, कौन से क्लास की टिकट पे लगेगा, वो लिखा हुआ। और एनी सर्विसेज अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर A to C अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज। इसके अलावा मतलब ये वाली 3 सर्विसेज जो है एबीसी, तो सभी के लिए एग्जेम्प्टेड है। यानी आप कोई सिंपल एक पर्सन भी स्पीड पोस्ट करने जाएगा तो भी टैक्सेबल है, और कोई बड़ी कंपनी वाला स्पीड पोस्ट करने जाएगा बिजनेस एंटिटी तो भी टैक्सेबल। वो लिखा है एनी सर्विस अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर A to C अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, यानी इनके अलावा और कोई सर्विस, तो और कोई सर्विस अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस एंटिटी को कर रहा है गवर्नमेंट तो ही टैक्सेबल है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं। इसका मीनिंग ये होगा, आगे और क्लियर होगा। अब बिजनेस एंटिटी किसे कहेंगे सर? तो नीचे लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 20 lakhs, 10 lakh in case of special category states in the preceding financial year। अब गवर्नमेंट किनको सर्विस दे रही है? बिजनेस एंटिटी को। कौन से बिजनेस एंटिटी? जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं, तो एग्जेम्प्टेड। Explanation: for the purpose of this entry, it is hereby clarified that the provision of this entry shall not be applicable to following services: A, B, C of the entry number 6 are services by way of renting immovable property। तो मैंने कहा ना ऊपर जो 3 सर्विसेज थी वो स्पीड पोस्ट वाली सर्विसेज थी, एक तो दूसरी एयरक्राफ्ट वेसल वाली थी, और तीसरी थी गुड्स एंड पैसेंजर। ये 3 तो सभी के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, बिजनेस एंटिटी हो या नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, फिर डी वाले पॉइंट में ऊपर क्या लिखा था? डी वाले पॉइंट में लिखा था प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, और नीचे क्या लिख दिया इन्होंने 7th वाले में कि बिजनेस एंटिटी भी अगर 20 लाख तक का टर्नओवर है तो उनके बेसिस, यानी ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट। तो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे तो टैक्सेबल है, लेकिन उसका भी एक्सेप्शन हो गया नीचे वाला पॉइंट, 7th वाला पॉइंट, कि अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू business entity whose turnover during preceding financial year does not exceed 20 lakh then exempt, और 20 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स है। सर्विसेज प्रोवाइडेड, अगेन वही बात है, टू, अब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी एक्सेप्टेड। तो बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बाय पे और टू पे अंडरलाइन करना। 9th एंट्री, services provided by central state government where consideration for such service does not exceed 5,000। अभी अपन ने ऊपर बात की, फिर वही बात कर रहा हूं, स्पीड पोस्ट वगैरह अलग, वहां तो 50 रुपए पे भी जीएसटी लग जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, 3 के अलावा की बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही किसी को और वहां पर कंसिडरेशन 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, और नॉट एक्सीडिंग 5,000 तो एक्सेप्ट। ठीक है, however nothing contained in entry shall apply to ABC above। तो वही वाली बात है,
ये उस पर अप्लाई नहीं होगा उन 3 सर्विस पे, यानी वो सर्विस 3 सर्विस तो प्योरली टैक्सेबल है। फिर लिखा है कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, exemption shall apply only where consideration charge for such service does not exist 5,000 in financial year। कंटिन्यूस सप्लाई, आप लगातार सप्लाई कर रहे हो, इस महीने भी दी मैंने सर्विस, अगले महीने भी दी, तो आपको कैसे सोचना है? तो ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अगर 5,000 से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्प्ट, और ड्यूरिंग द ईयर 5 से ऊपर हुआ तो टैक्स। फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी वगैरह इन फॉर्म ऑफ ग्रांट, तो ग्रांट भी एग्जेम्प्ट है। फिर अगला है सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12A। तो ओल्ड एज होम हम चलाएंगे तो नहीं, कौन चलाएगा? तो एग्जेम्प्ट है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चलाए, या फिर 12A में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं रजिस्टर्ड, वो चलाए। इट टू इट्स रेसिडेंट एज 60 years or more एंड कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर। यानी फ्री में नहीं चला रहा है, फ्री में चलाएंगे तो कोई सर्विस टैक्स लगेगा ही नहीं ना, कंसिडरेशन ही नहीं है, किस पे लगाओगे सर्विस? कंसेशन लेते हैं वो अगेंस्ट कंसिडरेशन, लेकिन वो कंसिडरेशन 25,000 से ज्यादा नहीं तो एग्जेम्प्ट। इसका मतलब 25 से ज्यादा हुआ तो टैक्स। प्रोवाइडेड दैट कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह, 25,000 में सब आ गया। तो कई ओल्ड एज होम ट्रस्ट चलाते हैं लेकिन पैसा लेते हैं और पैसे में सब आ गया, बोर्डिंग हाउसिंग वगैरह सब, उनको रहना खाना ठहरना सब कुछ आ जाएगा। तो 25,000 याद रखना। फिर अगला पॉइंट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह किसको सर्विसेज दे रही है? बाय वे ऑफ गारंटिंग द लोन टेकन बाय सच अंडरटेकिंग PSU फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल स्टेट। कई PSU है, BHEL ने लोन लिया बैंक से तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट गारंटी सर्विस दे रही है, एक्सेप्टेड। फिर 47 अगला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टेस्टिंग वगैरह। तो आपको कई तरह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जैसे उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कुछ फूड डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो ये भी तो सर्विसेज है। लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई चीज चेक करवाना पड़ता है आपको, जैसे कोई अभी कोरोना की वैक्सीन बनाई तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसको टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, तो ये सर्विसेज भी गवर्नमेंट है ना, इसलिए एग्जेम्प्ट। 61 में बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करती गवर्नमेंट, पासपोर्ट इश्यू करती, वीजा, ये भी एग्जेम्प्टेड है। फिर है 62 बाय वे ऑफ टॉलरिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन फॉर्म ऑफ फाइन एंड इंडिक लिक्विड डैमेज इज पेबल। गवर्नमेंट ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपने परफॉर्म नहीं किया तो गवर्नमेंट ने आपसे पेनल्टी ले ली, फाइन ले ली, कंसिडरेशन हो गया ना, वो भी उस पर GST नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड। ठीक है। अगला है आपका असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टीवेशन, प्लांटिंग, रियरिंग वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप इस सबको रीड डाउन लिख लें, है ना। यानी कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखने वाला पॉइंट कौन सा था, मैंने जो बताया ऊपर वाला पोस्ट ऑफिस वाला, वो पॉइंट याद रखना है बस आपको, बाकी की जरूरत नहीं, बाकी सब रीड डाउन लिख लोगे आप, है ना। वरना ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, आप देखना पेज पलटा के, इतने ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी क्वेश्चन में आएगा तो उतना उतना याद रख लेंगे। एनालिसिस कुछ भी नहीं करना है, कट ही कर दो एनालिसिस पूरा ही, पूरा एनालिसिस कट कर दो, यानी पेज नंबर में आ जाता हूं। एग्जाम्पल जरूर कर लेना बीच में, तो आपके पास पेज नंबर 4.40 पे एक आखिरी पैराग्राफ मिलेगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट टू PSU कॉर्पोरेट एंटिटी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटी। ये वाला पढ़ लो, बाकी कट कर दो पढ़ के। कैसे, इसको भी समझने के लिए आप एग्जाम्पल पे RQ लिखें 4.41 पर। क्या हुआ, एक क्रिकेट एसोसिएशन ने बेंगलोर में एक मैच करवाना था। अब उस मैच, ये आपका प्राइवेट मैच है, कोई गवर्नमेंट तो करवा नहीं रही, प्राइवेट मैच हो, लेकिन आप चाहते हो सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुला ली जाए, तो आपने पुलिस वालों को हायर किया, पुलिस वालों ने इसके लिए चार्जेस ली। तो ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस मींस गवर्नमेंट टू कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, ये बिजनेस एंटिटी हुए एक तरीके से, इनको दे रहे हैं सर्विस। तो यहां पर ये सर्विस टैक्सेबल होगी कि नहीं? तो
तो लास्ट लाइन में लिखा है क्रिकेट एसोसिएशन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन कंसेशन पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? रिवर्स चार्ज में उल्टा, जनरली सर्विसेज कौन देता है? सर्विस प्रोवाइडर। मैं ऑडिट करके आया किसी के यहां से तो मुझे सर्विस टैक्स देना है, लेना सामने वाले से इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन मैं बिल में जोड़ दूंगा, उससे लूंगा, मैं दूंगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है, जो रिसिपिएंट होता है सर्विस का वो सर्विस टैक्स पे करता है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने उस कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन को सर्विसेज दी। तो ये रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ले रहे हैं, तो यहाँ जीएसटी ये भरने थोड़े जाएंगे, ये रहेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और आरसीएम तुम्हारा कोर्स से बाहर है, इस कारण से इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बाकी पैराग्राफ कट। अगला एग्जांपल 4.42 पे फिर से वो भी पढ़ लेना आप। वही नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बदले में फाइन लिया, तो उस फाइन पर क्या होगा? तो उस फाइन नॉन परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। तो नॉन परफॉर्मेंस तो ऊपर एंट्री में था, एग्जेम्प्टेड की लिस्ट में। इस तरीके से तो आप पूरा रीड करना है अच्छे से। गवर्नमेंट सर्विसेज में आगे बात समझ में, सारी सर्विसेज आगे। लगभग म्युनिसिपैलिटी कुछ करती है, पंचायत कुछ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने आप नगर निगम में जाते हो, डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाते हो, गवर्नमेंट वीजा देती है आपको, पासपोर्ट सर्विसेज देती है आपको, बहुत सारे सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट है, इसलिए एग्जेप्टेड है। बस टैक्सेबल कौन सी है? तो ऊपर जो 3 लिखी थी ABC, वो सबके लिए टैक्सेबल है, बिजनेस एंटिटी हो तो भी और नॉन बिजनेस एंटिटी हो तो भी। यानी इस पूरे प्रोग्राम में याद रखने वाली बात 3 तो होती है, ABC पॉइंट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का था, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स का था, और तीसरे नंबर पे क्या था? तो थर्ड नंबर पे था अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। इन 3 में बिजनेस एंटिटी से कोई मतलब नहीं। लेकिन तो एक पार्ट याद रखो, और दूसरा पार्ट याद रखो, इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 लाख ड्यूरिंग प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देन एग्जेम्प्टेड। इफ एक्सीडिंग 20 लाख देन टैक्सेबल। यानी एनी सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी बाय गवर्नमेंट is taxable if turnover exceeds 20 lakhs। और इसमें भी एक और बात आ गई, इसमें भी एक और एक्सेप्शन आ गया, क्या? if consideration not exceeding 5,000 then exempted। था ना 9th नंबर पॉइंट, where consideration for such services does not exceed 5,000। तो मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट में सब आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट। तो अब इसमें टैक्सेबल कौन सी होगी और एग्जेम्प्ट कौन सी होगी? तो टैक्सेबल होगी एक तो पोस्ट ऑफिस की कौन सी, वो 4 पॉइंट लिख लोगे। नंबर 2 कौन सी होगी? एयरक्राफ्ट एंड वेसल। और नंबर 3 कौन सी? नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। ठीक है, फॉर ऑल वेदर बिजनेस एंटिटी और नॉट, सबके लिए। और इधर क्या बात कर लेते हैं? फॉर बिजनेस एंटिटी, या बल्कि इसको एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं फॉर बिजनेस एंटिटी। ये इसका हेडिंग रखें, फॉर बिजनेस एंटिटी इफ टर्नओवर नॉट एक्सीड 20 lakhs then exempt। if turnover exceeds 20 lakhs, 20 तक ज्यादा है, ठीक है, 20 तक ज्यादा है, एंड कंसिडरेशन ऑफ सर्विस exceeds 5,000 then taxable। if consideration less than 5,000 then exempt। ये आपकी समरी हो गई। बस ये लिख लोगे कॉपी में, बाकी सब कट कर दो। फिजूल की बहुत सारी बातें हैं, नहीं याद रख सकते इतना सारा।